नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी से। देखिए, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? कारण कि जब हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स की जो हम स्टडी करते हैं किस सब्जेक्ट के अंदर, वो है साइंस। तो इसलिए बायोलॉजी को बोलते हैं साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ये जो है बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी और बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं बायोलॉजी। अब है कि बायोलॉजी जो टर्म है इसको दिया किसने है, तो दिया है ले मार्क ने। बायोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को। बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी के जो फादर है वो है थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के फादर है एरिस्टोटल। अब देखिए यहाँ पे करा कि व्हाट डज लाइफ मीन। लाइफ का मतलब होता है, जैसे जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जैसे शेप और साइज डिफिनिट होती है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल ऑर्गेनिज्म की होती है। अब देखिए, अच्छा ये जो बुक है आपको लूसेंट का मैंने रेफरेंस लेकर इस नोट्स को तैयार किया। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंपल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे बात करें ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का, तो हम लोगों के पास क्या है, बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम है। जैसे आप सुने होंगे, जैसे ये पिक देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का है, ये आपका ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या है, एक ही सेल का बना है, ये क्या हो गया, सिंपल ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें बहुत सारे सेल मिलकर बनते हैं, जैसे ग्रुप्स ऑफ सेल बोलते हैं टिश्यूज को। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो टिश्यूज का बना है और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो जिसमें सिर्फ ऑर्गन है। तो कहने का मतलब अगर सिर्फ सेल है तो सिंपल हो गया, अगर सेल के बाद टिश्यूज है, ऑर्गन सिस्टम जैसे ह्यूमन है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए अब है जैसे इस बुक में देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्रोथ, उसके बाद है रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सब तो एग्जाम में आपको आएगा नहीं, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। चलिए अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता सेल क्या होता है। सबसे पहली बात देखिए, सेल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर घर बनाना हो, तो घर बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट लगती है वो क्या लगती है, ब्रिक्स, ईट, ईंटें। तो उसी तरह हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी का सबसे सिंपल यूनिट क्या है, उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो इसलिए सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे लाइफ का। और सेल की जो स्टडी करते हैं इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल दो तरह का, एक हो गया आपका यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल का बना है, मल्टी सेलुलर का मतलब कई सारे सेल मिलकर बना है। अब देखिए यूनिसेलुलर का समझिए मतलब, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ह्यूमन का, तो हमारे पास क्या है, अलग अलग सिस्टम है। जैसे खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, सांस लेने के लिए रिस्पायरेशन सिस्टम है। तो जैसे अगर हम बात करें डाइजेशन सिस्टम का, तो इसमें क्या है, बहुत सारे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स मिक्स हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेलर का बात करें, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया क्या है, एक ही सेल का बना है और इसी एक सेल के अंदर इसका डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। मतलब जितने तरह के लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सारे एक सेल के ही अंदर है, इसलिए इसको यूनिसेलर बोलते हैं। और हम लोग में क्या है, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, कई सारे सेल्स इस चीज को, मतलब लाइफ प्रोसेस को प्रोसेस करते हैं। या चलिए अब है क्या कि सेल कितने तरह के होते हैं। देखिए एक है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। बहुत सिंपल है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ सेल होगा, बुक में भी लिखा है, मिस्टेक है, प्रिंट है, सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक सिस्टम। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है। अब इस सेल में क्या है,
कि मान लीजिए लिक्विड है भरा हुआ, ठीक है। अब इस लिक्विड जो है इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो है मेम्ब्रेन, क्या है, ये है मेम्ब्रेन। तो कितना मेम्ब्रेन है, ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन का सेल है। और इसके अंदर जो लिक्विड डाले हैं ये क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के क्या है, सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप इस फिगर को देखिए, ये आपका सेल है, ये आपका हो गया आउटर लेयर, ये हो गया इनर लेयर। और इसके अंदर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, फिर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वैक्यूल्स है। इसको एक एक करके हम देखेंगे, गोल्गी अपैरेट्स है। तो ये क्या है, किसके अंदर है, ये सारे कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो क्या करा कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, इसमें सिंगल सेल्ड का मेम्ब्रेन है, ये देखिए, जैसे इसमें डबल है, लेकिन इसमें क्या है प्रोकैरियोट्स में ये एक ही सेल रहेगा, मतलब बस। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगा। जैसे ये सेल है और सेल के अंदर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो कवर नहीं रहेगा। मतलब जैसे ये आपका है सिंगल सर्कुलर डीएनए, तो बस इसी तरह का इसका ये न्यूक्लियस रहेगा। मतलब जैसे ये अगर मान लीजिए कवर कर दिया, तो ये कवर नहीं होगा किसमें, प्रोकैरियोट्स में। अब है कि प्रोकैरियोट्स का न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए और आरएनए। और ऐसे डीएनए आरएनए को, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ये आप एग्जाम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियाइड किसका जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। अब है कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना यूकैरियोट्स, मैं बताऊंगा वो धीरे धीरे, तो यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, और भी जगह पाए जाते हैं, जैसे ER, वो धीरे धीरे आप देखोगे ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म में, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल, मतलब वर्ल्ड में जो सबसे छोटी सेल है उसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जैसे ये आपका सेल है और इसका जो बाहरी लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों, तो कंफ्यूज नहीं करना। तो कह रहे ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या फॉर्म करता है, तो ये जो है अंदर में फॉर्म्स करता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है, तो यहाँ से रिस्पायरेटरी एंजाइम्स होते हैं। जैसे हम लोगों को क्या है, रिस्पायरेशन सिस्टम है, तो उनके लिए जो है रिस्पायरेशन के लिए जो एंजाइम्स की जरूरत होती है वो मीजोसोम सीक्रेट करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वही सेल में, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, यही बनाएगा फोटोसिंथेटिक लैमेला। और ये क्या करती है, पिगमेंट बनाती है। और ये पिगमेंट क्या करती है, तो सोलर एनर्जी को, जैसे मान लीजिए ये आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये सोलर एनर्जी है, सनलाइट आया, अब सनलाइट जब पड़ेगा इस सनलाइट को क्या कर दिया जाएगा, ट्रैप कर दिया जाएगा। और यहाँ से जो है हीट एनर्जी को बदल देगा केमिकल एनर्जी में, किसके द्वारा, पिगमेंट के द्वारा। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, वहाँ यहाँ भी क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट्स पाया जाएगा और सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल का, जो सबसे एडवांस्ड सेल है, मतलब डेवलप सेल। अब इसमें क्या है, डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक सिस्टम है। जैसे ये आप फिगर को देख सकते हो, जैसे मैं आपके लिए देखिए इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आप, एक तो आपका ये सेल हो गया आउटर, और ये क्या हो गया इनर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्मिक सेल। अब इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपको अच्छे से दिखेगा और कवर दिखेगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यही मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं यूकैरियोट्स में। और ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, कुछ नहीं, जैसे सेल है, सेल के अंदर जो भी लिक्विड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड बोलते हैं इस लिक्विड को, इस मतलब साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है। अब देखिए यूकैरियोट्स का एग्जांपल, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया।
अब देखिए कुछ डिस्कवरी है सेल के बारे में, ये भी कभी-कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे अगर बात करें 1665, इसमें जो है सेल का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने और एंटोन वॉन लीवेनहॉक। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो आप याद रखिए चींटी, ठीक ना? एंट मतलब चींटी। इसने किसका खोज किया था? इसने भी सेल का खोज किया था और रॉबर्ट हुक ने भी। तो लेकिन ल्यूवेनहॉक जो सेल का खोज किया था वो लाइव सेल था, मतलब जिंदा सेल था। फिर उसके बाद सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं और न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था ऑल्टमैन ने। ये सारे मैं एक एक करके बताऊंगा क्या होती है। फिर उसके बाद गोल्गी अपरेट्स, कमालियो गोल्गी। और डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अब एक देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स का डिफरेंसेस। अब देखिए, ये आपको तब समझ में आएगा जब ये चैप्टर आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे, फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, तब हम लोग क्या किए, साइंटिस्ट लोग सेल के और डिटेल्स का जानकारी प्राप्त किए। तो कह रहा है जैसे सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो है आपका नर्व सेल। और सबसे बड़ा साइज किसका है सेल का? वो है ऑस्ट्रिच एग का। चलिए, अब देखते हैं कि सेल बना किसका होता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, इसका मतलब कि अगर हम इसको क्या किए और जूम करके देखें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पाए गए सेल के अंदर। एक एक करके देखते हैं। तो कह रहा है कि सेल जो है अलग अलग स्ट्रक्चर से बना है। जैसे पहला हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ये सेल है, सेल का बाहरी लेयर क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ लोग कंफ्यूज होता है, ये स्ट्रक्चर देखिए और आप देखिए ये एक स्ट्रक्चर, इसमें एक ही है मेम्ब्रेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या है? ये है आपका सेल वॉल और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ये आपका पाया जाता है प्लांट्स में और ये किस में पाया जाता है? एनिमल्स में, ठीक ना? तो याद रखना है कि एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स में दोनों होता है, पहले सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंफ्यूज नहीं करना है। अब कह रहा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो ये बना होता है लिपिड मॉलिक्यूल्स का और डबल लेयर होता है। ये देखिए ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है, एक ये हो गया और ये, और इसके अंदर जो प्रोटीन होती है इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? ये होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स को अंदर जाना हो, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? अंदर जाएंगे। या अंदर में अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, इसे कहाँ जाना हो? बाहर जाना हो। इस चीज को डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए इसे बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए, अब कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो वही प्रोटेक्शन और से प्रोटेक्ट करेगा सेल को। फिर एंट्री एग्जिट, जैसे मैंने ये बताया ना, यही चीज। फिर उसके बाद अब इसमें दो तरह के ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले समझिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में पानी की टंकी लगी है, अब यहाँ से पानी आपको यहाँ लाना हो, तो आप क्या करेंगे? अपना जो टैप है, नल है, उसको खोल दीजिए तो पानी सीधे चलने लगेगी। अगर हमको पानी भरना हो, इस टैंक में पानी भरना हो, तो आप क्या यूज करते हैं? मोटर यूज करते हैं, मतलब एनर्जी यूज करते हैं। तो यहाँ से जो पानी आया, ये आया आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो इसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब बिना कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट किए हुए। लेकिन अगर हम पानी जमीन से इस पानी के टैंक में भरे तो यहाँ पे हमें एनर्जी लगेगा, इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेल में भी इसी तरह होता है। तो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो वहाँ एनर्जी लगेगी, और एनर्जी जो लगेगी किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। हम लोग जो एनर्जी यूज करते हैं बॉडी सेल में, किस फॉर्म में यूज करते हैं? एटीपी के फॉर्म में। चलिए, अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेल वॉल को। चलिए, अब देखिए
सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आते हैं सेल वॉल। तो ये क्या है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाला लेयर है। मतलब ये हो गया आपका सेल वॉल और इसके अंदर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए, अब कह रहा है कि ये जो सेल वॉल जो है किसका बना होता है, ये बना होता है आपका सेलुलोज का। सेल वॉल का क्या काम होता है, तो जितने तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के इनसाइड जाएगा या आउटसाइड जाएगा, इनका काम है। फिर सेल को जो है ड्राई होने से बचाता है सेल वॉल। उसके बाद कि सेल में जो है पानी कितना जाना चाहिए, जैसे मान लीजिए ये सेल वॉल है, अब इसके अंदर पानी कितना आएगा, तो इस चीज को डिसाइड सेल वॉल करता है, मतलब पानी को मेंटेन करता है। फिर है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या है, जितने तरह के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और सेल मेम्ब्रेन तीनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा, तो जेली लाइक होगा और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। प्रोटोप्लाज्म दो तरह का, एक हो गया साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, अब सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसको बोलेंगे, तो सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। मेनली आपको यही पढ़ना है, ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। चलिए, अब कह रहा है कि साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जो है, पहले बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब ये स्ट्रक्चर देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ध्यान से देखिएगा अगर, तो ये देखिए कैसा है, यहाँ जो आपको डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये डॉट डॉट्स है राइबोसोम। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर राइबोसोम से अटैच है तो इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिना राइबोसोम्स का है उसे बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये याद रहेगा तो आप नहीं भूलिएगा कुछ भी। अब चलिए बात करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये देखिए ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। अब कह रहा है क्या, जो RER है मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम से अटैच होगा और बिना राइबोसोम्स वाला SCR बोलते हैं। फंक्शन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इनका काम है सिंथेसिस और स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। तो पहला चीज जो सिंथेसिस है ये इंपॉर्टेंट है। जो RER है जो राइबोसोम से अटैच है ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड बनाएगा सेल के अंदर। अब बात करते हैं राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम्स किससे अटैच्ड होता है, या तो साइटोप्लाज्म में होगा या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। राइबोसोम्स किसका बना होता है, RNA और प्रोटीन का। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना। चलिए, अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब ये कैसा शेप होता है, रॉड शेप होता है। देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो रॉड शेप है। अब किसी सेल में, मतलब किसी भी सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसका जो है ये देखिए, ये है आपका आउटर लेयर और ये आपका क्या है, इनर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो इनर साइड जो है फोल्डेड होती है। और फोल्डेड कैसा है, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये फोल्ड हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, इंटरवल फिर फोल्ड। ठीक है, तो मतलब हर इंटरवल पे ये फोल्डेड है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रेस्टी। ठीक है, और इसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, वो सारे एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। अब कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ेगा, CO2 H2O प्लस ATP में। और यही ATP को हम लोग किसके फॉर्म में यूज करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में। एनर्जी क्या है जी, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं या एनर्जी रिच कंपाउंड ATP बोलते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो है DNA और राइबोसोम्स दोनों पाए जाते हैं। चलिए, अब आगे जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स देखते हैं, गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी कैसा है,
तो ये देखिए पैरेलली अरेंज फ्लैटन सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ये और ये क्या हो गया, पैरेलल स्ट्रक्चर है और सीढ़ी की तरह से, मतलब एक पर एक दूसरा। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिस्टर्नी। अब ये जो है क्लस्टर के फॉर्म में पाया जाएगा, तो जो यहाँ से जुड़ा हुआ है नीचे से इसको बोलेंगे वैक्यूल, और ऊपर जो जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं वेसिकल्स। प्लांट में इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट में बोलते हैं डिक्टोसम्स। इसका काम क्या है, तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम होता है, मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोडक्ट बनाएगा उस प्रोडक्ट को पैक कर देगा, कौन, गोल्गी बॉडी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसाइकल में भी हेल्प होती है इसकी। चलिए अब आगे बात करते हैं प्लास्टिड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो प्लास्टिड जो है कहाँ पाया जाता है, सबसे पहली बात कि प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिड में जो है ग्रेना और एस्ट्रोमा दोनों पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ बनाए, ये आपका क्या है, ग्रेना, पूरे को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। अब देखिए फिर कहता है कि ग्रेना जो है स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैट, ये हो गया। अब एक ग्रेना को हम क्या बोलेंगे, थाइलेकोइड स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये जो ग्रेना है इसी के अंदर क्या होते हैं जी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यही क्लोरोफिल किसके लिए हेल्प होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प किए जाते हैं। अब कह रहा है कि प्लास्टिड जो है कलरलेस होता है, सॉरी, प्लास्टिड के जो अंदर है कलरलेस फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक ना, ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये कलरलेस फ्लूइड पाए जाते हैं। और ये जो ग्रेना है इसके आसपास, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोमा। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो थाइलेकोइड है, तो ये थाइलेकोइड देखिए आप दूसरे ग्रेना से अटैच है, इसको बोलते हैं लेमेला, ठीक है। अब प्लास्टिड के पास क्या होती है, डीएनए और राइबोसोम्स दोनों होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। इसको हम देखेंगे डिटेल्स में कि डीएनए राइबोसोम, डीएनए क्या है, आप बस अभी पहले यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए अब ये देखिए फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीफ में होती है, और लीफ में ही क्या होती है, ये क्लोरोप्लास्ट होती है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है तीन तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है, इसका काम क्या है, फूड को स्टोर करना, लेकिन किस फॉर्म में, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, तो क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से फ्रूट्स और फ्लावर में कलर होते हैं जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लाइसोसोम्स का। लाइकोसोम में क्या है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, और इतनी पावरफुल है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कोई भी चीज को इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। और लाइसोसोम्स किसके द्वारा बनती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। याद रखिएगा, गोल्गी बॉडी नहीं बोला, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दोनों अलग अलग चीज है थोड़ी सी। चलिए लाइसोसोम्स में क्या है, तो इसका मेन फंक्शन होता है जितने तरह के सेल में वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करना, और अगर कोई फॉरेन मटेरियल, मतलब कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आएगा तो उसे लाइसोसोम डाइजेस्ट कर देगा। फिर बात करते हैं वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स जो है प्लांट में बहुत बड़ा साइज पाया जाता है, लगभग 90% ऑफ पूरा सेल का, और एनिमल सेल में जो है छोटा साइज होता है। अब देखिए वैक्यूल के जो ये बाहरी लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब इसका काम क्या है वैक्यूल्स का, तो ये जो है सेल के अंदर वाटर को बैलेंस करता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करेगा। प्लांट अगर वैक्यूल्स की बात करें तो ये क्या करेगा, सेल के अंदर मान लीजिए बहुत ज्यादा पानी भर गया तो उसके प्रेशर को मेंटेन करता है वैक्यूल। चलिए अब आगे बात करते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है, तो ये जो है ट्यूब्यूल्स लाइक, बहुत माइक्रो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, साइटोस्केलेटन। ये बना किसका होता है, ये बना होता है प्रोटीन एक्टिन का। इसका काम क्या है, तो सेल को हेल्प करने में, मतलब सेल को मोबिलिटी, मूव मूव करने में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूक्लियस की बात करते हैं।
तो न्यूक्लियस जो है जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। और हमारे बॉडी में जो है ब्लड है, ब्लड के 3 पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो हमारा है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए न्यूक्लियस को जो मेंबर सराउंड किया रहता है, मतलब मान लीजिए कि ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को जो कवर किया हुआ मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये डबल लेयर होता है। जैसे ये देखिए, ये न्यूक्लियस हो गया और ये डबल कवरिंग हो गया, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है क्या कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। अब इसका पोर का क्या काम है, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इससे कांटेक्ट बना रहे। फिर है दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के ही अंदर जो है धागा टाइप स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए आप, ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। और यह क्रोमेटिन मटेरियल जो बना होता है प्रोटीन और डीएनए का। जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन क्या करता है, कंडेंस होके, मतलब फ्रीज होके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये देख रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, और इसी न्यूक्लियोलस, ये जो है स्फेरिकल शेप होता है, और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अब देखिए इसका काम क्या है न्यूक्लियस का, ये जो है जितने तरह के सेल में एक्टिविटी, मतलब सेलुलर एक्टिविटी होती है सेल को, इसे कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद सेल डिवीजन में इसका काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मैंने जिक्र की, डीएनए, मतलब माँ बाप से बच्चों में जो गुण जाती है या कैरेक्टर जाती है, तो वो किसके थ्रू जाती है, डीएनए के थ्रू। तो मतलब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, और किसके थ्रू, क्रोमोसोम्स के थ्रू। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होता है, देखिए ये है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिड्स, और दोनों ये जो क्रोमोसोम्स है जिससे अटैच होता है इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर के जो अंदर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। अब क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम जो है, जो ऊपर मैंने बताया ना, ये क्रोमेटिन मटेरियल, यही कंडेंस होकर बनाता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम जो है क्लियरली कब दिखता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब सेल का डिवीजन होता है। हर क्रोमोसोम में क्या है, 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं, ये। उसके बाद हर क्रोमेटिड जो है थीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसको क्रोमोनिमा, ये देखिए, ये थीन फिलामेंटस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमोनिमा बोलते हैं। क्रोमोनिमा जो है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए। जैसे ये जब पूरा क्लियर दिखेगा, ऐसे देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए। अब कह रहा है कि 2 क्रोमेटिड्स जो है वो ज्वाइंट करके रखते हैं, किससे, सेंट्रोमेयर से। जो मैंने ऊपर बताई वही बात है। अब देखिए क्रोमोसोम जो है कितने तरह का होता है, तो एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये है मेनली 4 तरह के होते हैं। अब इसमें आप देखिए ऊपर वाला जो आर्म है वो क्या है, स्मॉल है, और ये बड़ी है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, जितना ऊपर है उतना ये। तो इस तरह के ये क्रोमोसोम है। अब ये देखिए फिगर, आपको समझ में आ जाएगा। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, जो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है, डीएनए, और डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन। आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए, अब ये क्रोमोसोम्स के टाइप्स हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इतना डिटेल्स नहीं बताया। चलिए, अब कहता है कि क्रोमोसोम के जो टिप पे होता है उसको बोलते हैं टीलोमेयर्स। ये भी हमारे काम का नहीं है। अब देखिए कहता है कि जीन, जीन कहाँ है जी, तो जैसे सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और इस डीएनए के एक सेगमेंट को अगर हम ले लें इसको बोलते हैं जीन। जो मैंने बताया ना कि डीएनए से जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर होती है बच्चों में, तो एक्चुअली डीएनए का जो सेगमेंट है जीन, इसके थ्रू, जैसे मान लीजिए कि माँ है और माँ की आंखें कैसी है, ब्लू ब्लू, तो बच्चों में भी आंखें कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लू। किसके द्वारा होगा, तो माँ के सेल से जो जीन है किस में जाएगा,
बच्चों में। अब है कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग-अलग क्रोमोसोम्स की संख्या होती है और क्रोमोसोम जो है पेयर में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? पेयर में है और इसको बोलते हैं डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो फिर जैसे गैमीट है, तो गैमीट क्या है? ये है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। और इसको मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल्स में, चलिए। जैसा मान लीजिए ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं मेल को और इससे दिखाते हैं फीमेल को। यहाँ से आया आपका स्पर्म और ये आया ओवम, दोनों मिलके क्या बना? जायगोट। स्पर्म जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मतलब इसको n से दिखाते हैं, इसको भी n से, तो n प्लस n हो जाएगा 2n। तो जायगोट क्या होता है? 2n। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का है 1 रुपए का, एक सिक्का है 1 रुपए का। अगर इससे पहले की बात करें तो 50 पैसे और 50 पैसे क्या हो गया? हाफ हाफ हो गए 1 रुपीज के, दोनों को मिलाएंगे तो 1 रुपए बनेंगे। उसी तरह जो स्पर्म है और ओवम है दोनों हाफ हाफ सेल है, दोनों हाफ मिलके एक सेल बनाएगा, इसलिए उसे हैप्लॉइड बोलते हैं। और जो कंप्लीट सेल है एक, उसे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बोलते हैं या डिप्लॉयड सेल। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ह्यूमंस में क्या है? तो 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स में। अब डॉग्स का ये आप याद कर लीजिए, आपको काम देगा। अब एक चीज देखते हैं कि सोमेटिक सेल क्या होता है और जर्म सेल क्या होती है। अब देखिए, जो सेल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा उसे बोलेंगे जर्म सेल। जैसे हमारी अगर पूरी बॉडी की बात करें, ह्यूमंस की पूरी बॉडी की बात करें तो वो है सोमेटिक सेल्स। और जर्म सेल कौन होगा? ये आपका है स्पर्म और ओवम। इसलिए जर्म सेल को रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं और इसके अंदर जो है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। मतलब कि जो स्पर्म है वो क्या है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ओवम भी हैप्लॉइड है। तो ये थोड़ी सी याद है। अब इसके बाद जो है आपका सेल डिवीजन टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।